तो मैं एमआरआई फिजिक्स का ना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में 17 पार्ट्स में 18 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसमें फर्स्ट ना बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक ना सबसे पहले एमआरआई फिजिक्स में स्टार्ट होता है, जैसे एमआरआई कैसे होता है। तो पूरी कहानी स्टार्ट होती है एमआरआई की प्रोटॉन से। मतलब पूरा एमआरआई प्रोटॉन इमेजिन से में ही उसका स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या प्रोटॉन ओनली प्रोटॉन इन द सब्सटेंस जो एमआरआई इमेजिन में इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है। मतलब इसका क्राइटेरिया कैसे, प्रोटॉन ना हर न्यूक्लियस के अंदर होता है पहली बार। तो प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो हर न्यूक्लियस के एटम के अंदर होता है। पर प्रोटॉन के अलावा अगर और कोई एलिमेंट है जो न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन कर सकता है, मतलब रिक्वायरमेंट है कि कोई एलिमेंट जो है न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन करना चाहिए और उसमें जो पीरियोडिक टेबल है उसमें उसका ऑड नंबर होना चाहिए। तो प्रोटॉन के अलावा जो और मॉलिक्यूल्स जो हम यूज़ कर सकते हैं वो जिनका ऑड नंबर हो, जैसे 13 कार्बन, 19 फ्लोराइड, 23 सोडियम, 31 फॉस्फोरस। तो ये भी हम एमआरआई इमेजेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर मोस्ट कॉमनली प्रोटॉन यूज़ करते हैं। प्रोटॉन में भी मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन आयन यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन आयन को मोस्ट कॉमन यूज़ करने का कारण ये है कि हाइड्रोजन आयन जो है उसमें +1 होता है, प्रोटॉन +1 होता है, तो वो इक्विवेलेंट ही होता है प्रोटॉन के। और हाइड्रोजन आयन जो है वो वेरी एब्यूडेंट है इन वाटर मॉलिक्यूल, तो इजीली वो होता है। और हाइड्रोजन आयन के थ्रू जो हम एमआरआई इमेजिन करते हैं उसमें इंटेंसिटी जो है ना पूरी सारी न्यूक्लियस में बहुत यूनिफॉर्म होती है। अब प्रोटॉन की बात हो गई कि प्रोटॉन हम यूज़ करते हैं एमआरआई में। तो प्रोटॉन करता क्या है प्रोटॉन, तो इसका प्रिंसिपल ये है, प्रोटॉन में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से रोटेशनरी मूवमेंट होता है, तो हम उस मूवमेंट को कहते हैं स्पिन, ठीक है। तो एनी मूविंग चार्ज जो है, जितने भी मूविंग चार्ज है वो करंट जनरेट करते हैं। तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से उस पर एक रोटेटरी मोशन होता है, उसको स्पिन कहते हैं। अब वो स्पिन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस मूव करने की वजह से उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। और जितने भी चार्ज प्रोड्यूस होगा ना, तो हर चार्ज की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके अराउंड। तो एवरी स्पिन के अराउंड एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डिप्लॉयड मोमेंट। तो क्या है मैग्नेटिक डिप्लॉयड, प्रोटॉन जो एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से उसमें एक रोटेटरी मोशन होता है, उसको स्पिन कहते हैं। जब वो स्पिन करता है, स्पिन की वजह से करंट जनरेट होता है, तो हर करंट जनरेट होने की वजह से उसके अराउंड थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, जिसको मैग्नेटिक डिप्लॉयड मोमेंट कहते हैं। अभी हमने कुछ स्टार्ट नहीं करा, बस ये प्रोटॉन के होने की वजह से ये नेचुरल मूवमेंट होता है। तो नॉर्मली जब मशीन स्टार्ट नहीं करी तो सिर्फ एक स्पिन हो, प्रोटॉन ना बॉडी में ना सबकी होते हैं और रैंडमली हर न्यूक्लियस में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जैसे ही हम मशीन स्टार्ट करते हैं ना, तो वो अलाइन हो जाते हैं, या तो वो पैरेलल अलाइन होंगे या वो एंटी पैरेलल अलाइन होंगे, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। अलाइनमेंट की वजह से पहले तो सिर्फ एक स्पिन जनरेट हो रहा था, वो एक मूवमेंट कर रहा था। अलाइनमेंट की वजह से एक रोटेटरी मोशन भी हो रहा है उसके अराउंड। इस रोटेटरी मोशन को कहते हैं हम प्रीसीजन। तो प्रीसीजन की फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी एक इक्वेशन है जो पता होनी चाहिए, एमसीक्यू एग्जाम्स में आ सकती है आगे रेडियो वाले। तो उसमें जो है वो उसकी इक्वेशन होती है, उसको कहते हैं लार्मर इक्वेशन। तो लार्मर इक्वेशन इज प्रोटॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, गायरोमैग्नेटिक फील्ड हर न्यूक्लियस की अलग होती है, ठीक है। तो पहली बेसिक कहानी यही थी कि प्रोटॉन स्पिन करता है, स्पिन करता है, और जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो उसमें जो है प्रीसीजन भी आ जाता है। और इसकी प्रीसीजन फ्रीक्वेंसी जो है वो हर ऑफ द हाइड्रोजन आइटम जो है वो हर टेस्ला में थोड़ी अलग, रफली अलग होती है। जैसे 1 टेस्ला में 42, 1.5 टेस्ला में 64 एंड 3 टेस्ला में 128 हर्ट्ज, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन एंड ट्रांसफर मैग्नेटिज्म। तो हर में ना, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 3 डायरेक्शन में उसका ओरिएंटेशन होता है प्रोटॉन की इन्फ्लुएंस से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो हम अब जेड एक्सिस जो होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड की वो। तो जेड एक्सिस के बारे में जो हमको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जेड एक्सिस। पेशेंट जो लेटा हुआ है उसकी मैग्नेट की पेशेंट और बोर ऑफ द मैग्नेट दोनों की डायरेक्शन होती है जेड एक्सिस। और प्रोटॉन जो अभी नॉर्मली अभी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने स्टार्ट नहीं करी है और हमने पेशेंट को लेटा रखा है, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है ऑटोमेटिकली जेड एक्सिस में
जेड एक्सिस में अलाइन हो जाता है, तो पॉजिटिव उसकी पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों अलाइन हो जाता है, ठीक है। पर पॉजिटिव साइड में ज़्यादा अलाइन होता है जेड एक्सिस की, तो इन दोनों की वजह से इनमें ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है, जेड एक्सिस में। और वो एक नेट मैग्नेट, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सिस में ज़्यादा होता है, तो एक दोनों की आधे पॉजिटिव, जैसे जो प्रोटॉन है पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसी के हिसाब से आधे पॉजिटिव साइड में आधे नेगेटिव साइड में, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव में और कम नेगेटिव साइड में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से एक नेट मैग्नेटाइजेशन बनती है, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिज्म। और अभी कोई आरएफ पल्स स्टार्ट नहीं हुई है। तो अब जो है ना हम रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक ये था कि आधे जो है वो प्रोटॉन ज़्यादातर पॉजिटिव साइड थे और नेगेटिव साइड। अब हम जब रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स स्टार्ट करते हैं तो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स में ये है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स और जो क्या कहते हैं प्रोटॉन होते हैं, जब उन दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए। तो जब उनकी एनर्जी सेम होगी तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स है वो प्रोटॉन को एक हायर एनर्जी लेवल पे उसको जाने के लिए उसको वो करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी उसमें। तो उसकी वजह से प्रोटॉन जो पॉजिटिव ज़्यादा पॉजिटिव साइड के प्रोटॉन अफेक्ट होते हैं वो अपनी डायरेक्शन ना एंटी पैरेलल कर देते हैं, और उसमें ना थोड़ा कुछ कॉन्फ्लिक्ट टाइप हो जाता है उनमें, जिसकी वजह से पहले वो सिर्फ जेड एक्सिस में घूम रहे थे, तो वो पहले पैरेलल घूम रहे थे। अब उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स की वजह से वो हायर फ्रिक्वेंसी चलेगा और वो एंटी पैरेलल भी जाने लग गए, जिसकी वजह से उनकी जो डायरेक्शन है ना उसमें चेंज होता है। वो दूसरे एक्सिस में पहले सिर्फ जेड एक्सिस में थे, अब वो एक्स वाई एक्सिस में टिल्ट होने लग गए, ठीक है। जिसकी वजह से पहले लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मैग्नेटिज्म थी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिज्म थी डायरेक्शन, जो कि जेड एक्सिस की डायरेक्शन थी। अब एक एक्स वाई एक्सिस में जो है नेट वेक्टर बन गया है जब रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स स्टार्ट हुई है, और उसकी वजह से एक ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट हो गया है। तो ये जो नेट वेक्टर हुआ ना, तो इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी जो वो करंट जो है ना वो रिसीवर कॉइल ऑफ द एमआर सिग्नल पकड़ता है, ठीक है। और वो डाटा जो है के स्पेस में स्टोर होता है, ठीक है। फिर उसमें जो है एक फॉर्नियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो एक प्रोसेस है डेटा एक्विजिशन से, जिससे जो के स्पेस में डेटा स्टोर हुआ है उसको फॉर्नियर ट्रांसफॉर्मेशन से फाइनल एमआर इमेज बन जाती है। तो इससे एक एमआर इमेज बन जाती है, ठीक है। अब इसमें ये है कि जैसे जैसे ये प्रोसेस होता रहेगा ना, तो ट्रांसफर्स वेक्टर जो है ना वो स्टार्ट रिड्यूसिंग इट्स मैग्नीट्यूड इमीडिएटली आफ्टर डिफेजिंग ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन की डिफेजिंग होने लग जाएगी। इसके लिए ट्रांसफर मैग्नेटिक वेक्टर जो है ना वो उसका मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा, और लॉन्गिट्यूडनल का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे इंक्रीज होता है। जैसे जैसे प्रोसेस का चलता रहता है तो लॉन्गिट्यूडनल तो वो ना वापस जो है ना वो जेड एक्सिस जो ट्रांसफर्स वाले का मैग्नीट्यूड कम होता रहता है और लॉन्गिट्यूडनल वाले का बढ़ता रहता है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे करके ऐसे चलता है, वो आखिरी में जेड एक्सिस के अराउंड या फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ही आ जाती है, ठीक है। इनके अलावा 3 और ग्रेडियंट होते हैं, जैसे ये तो एक नेट मेन ग्रेडियंट था, इनके अलावा 3 और ग्रेडियंट होते हैं जो नेट मेन मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं। तो उनका नाम जो है एक होता है स्लाइस, एक होता है फेस और एक होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें ना इनमें एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में होता है, ठीक है। तो हमको ना याद करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में कौन सा होता है, वाई में कौन सा होता है, जेड में कौन सा होता है, ठीक है। और पहला कौन सा आता है और दूसरा। तो इसके लिए ना एक बेसिक कहानी है, जैसे एक्स वाई जेड एक सीक्वेंस में आता है, तो एक मतलब एक ऐसी अगर लर्न करना है तो एक स्टोरी जैसे कि हर इंसान के हर फेस में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लोग मिलते हैं, जिनकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी में लेयर्स बन जाती हैं। तो हर फेस में फ्रीक्वेंसी के लोग मिलते हैं जिसमें डिफरेंट लेयर्स मतलब स्लाइस बन जाती है, ठीक है। और जब बन जाती है तो हम ये सब चीज़ रेट्रोस्पेक्टिव भी देख रहे हैं। तो पहले आया था फ्रीक्वेंसी, फिर आया था फेस, पहले आया था फेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर स्लाइस। अब उल्टा देख रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली। तो जेड एक्सिस में और एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड याद रखना है, और दूसरा याद रखना है फ्रीक्वेंसी में वो एक्स वाई जेड फेस में फ्रीक्वेंसी के लोग मिलते हैं, जिनकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी में स्लाइस बन जाती है। और इसको रेट्रोस्पेक्टिवली देखना, तो जेड एक्सिस में स्लाइस आएगा, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी आएगा, और एक्स एक्सिस में जो है वो जो आएगा वो आएगा फेस वाला, ठीक है। तो यही होता है। सबसे पहले जो आरएफ पल्स जैसे स्टार्ट होती है तो आरएफ पल्स के साथ में सीक्वेंस में स्लाइड सिलेक्शन ग्रेडियंट चलता है, ठीक है। तो स्लाइड सिलेक्शन जो है बैंडविड्थ ऑफ आरएफ पल्स में बहुत डिपेंड करता है। बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है कि उसकी क्या रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है, उसमें बहुत डिपेंड करता है। तो जैसे ही स्लाइड सिलेक्शन ग्रेडियंट खत्म होता है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन ग्रेडियंट स्टार्ट हो जाता है, और बहुत इसका शॉर्ट इंटरवल होता है आफ्टर स्लाइस। ठीक है, तो सबसे पहले ना जैसे RF पल्स स्टार्ट होती है तो उसके साथ में स्लाइड सिलेक्शन ग्रेडियंट स्टार्ट होता है। तो स्लाइड सिलेक्शन ग्रेडियंट उसके साथ में स्टार्ट होता है और वो करता है। तो स्लाइड जैसे ही खत्म होने वाला था, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए उसमें फेस एनकोडिंग ग्रेडियंट स्टार्ट होता है। ठीक है, फेस एनकोडिंग ग्रेडियंट के बाद जब बिल्कुल एंड होने वाली होती है, जो एंड होने वाली होती है, या रीड आउट ग्रेडियंट टाइम जो होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग ग्रेडियंट होता है एट द एंड ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि स्लाइड जो है वो RF पल्स के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर फेज आता है, फिर फ्रीक्वेंसी आता है, और फ्रीक्वेंसी और जो फेस वाला होता है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सिस सबका याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे स्लाइस वाला जो है, तो सबसे पहले XYZ याद रखना है आपने, XYZ याद रखना है। फिर करना है कि हर ह्यूमन बीइंग की फेस होती है जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लोग मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी में स्लाइस आ जाती है, लेयर्स आ जाती है। तो फेस जो है XYZ, तो फेस जो है वो X एक्सिस में होता है, और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी वाला जो है वो Y एक्सिस में होता है, स्लाइस वाला जो है वो Z एक्सिस होता है। सबसे लास्ट में स्लाइस बनती है Z एक्सिस में, और स्लाइस वाला और फ्रीक्वेंसी वाला जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। फेस वाला जो है वो RF पल्स के साथ चलता है।